चांदनी रात में मैं छत पर लेटा हुआ था। आंखें आसमान में झिलमिलाते तारों को टटोल रही थी और दिमाग में भूली यादें खलबली मचाए हुई थी। इन यादों में उन जवान लड़कियों और औरतों की यादें भी शामिल थी, जिनके जिस्मों से मैं गहराई से जुड़ा रहा और जो अब जिंदगी में कभी देखने को भी नहीं मिल सकेगी। उनके जिस्मों ने मेरे दिल को भी कहीं अधिक गहराई से छुआ था। कैंप नंबर 2 की डिस्पेंसरी में मेरा तबादला हुआ था। उन दिनों रहने के लिए मुझे जगह की बड़ी किल्लत थी। कितने ही लोग रायपुर और दुर्ग से रोजाना भिलाई आते जाते थे। कुछ दिन तो मुझे भी दुर्ग से भिलाई आना पड़ा। उसके बाद महकमे की तरफ से हम 2 क्लर्कों को एक क्वार्टर मिल गया था। मेरा डिस्पेंसरी में क्लर्क का काम था दवा की पर्ची बनाना और उसमें लिखी दवाओं का लेखा जोखा करना। मैं कई दिनों से देख रहा था कि एक लड़की जल्दी आकर भी औरतों की कतार में पीछे लगती और अपनी पर्ची को ज़्यादातर गुम कर देती। हर बार मुझे नई पर्ची बनानी पड़ती। झुंझलाकर मैं कभी डांट भी देता तो वह मुस्कुरा देती। तब अचानक मैं छोटा पड़ जाता और इस तरह गुस्सा भी मिट जाता। तब मैं यह सब हंसी ठिठोली, चुहलबाजी या छिचोरापन कुछ भी नहीं जानता था। न मन में कोई ज्वार उठता था, न किसी तरह के ख्याल ही जागते थे। तब तक औरत के जिस्म के लिए मेरे मन में कोई मोह या खिंचाव नहीं था। जिस्म या दिल के किसी तरह के स्वाद की परख या पहचान भी नहीं थी। इस तरह मुस्कुराने, हंसने, इठलाने और चाहने का मतलब भी मैं नहीं जानता था। पर एक दिन दिल में यह ख्याल उठा कि आखिर देखूं तो सही कि उसे कौन सी बीमारी है। पर्ची देखी तो ताज्जुब करता रह गया। आज जुकाम खांसी की दवा तो कल बुखार की तो शाम को पेट दर्द की। क्या देख रहे हैं बाबूजी? पहली बार उसने मुंह में धोती का पल्लू दबाते हुए मुझसे पूछा था। उसकी यह अदा मेरे दिल में बुरी तरह गड़ सी गई। अचानक मैं अजीब सी मस्ती से भर उठा। शरारती मुस्कान इस तरह देखने का मेरा पहला तजुर्बा था। वह भी थी बला की खूबसूरत। गोल चेहरा, बड़ी आंखें, उठे उभार और गठा हुआ जिस्म। साड़ी में भी वह बड़ी मादक लग रही थी, एकदम कमसिन कली। मन किया कि यहीं भींच दूं, पर कसमसा कर रह गया। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, यही देख रहा हूँ कि तुम्हें कौन सी बीमारी है। बीमारी की कुछ न पूछो बाबूजी, कुछ न कुछ हो ही जाता है, कहकर वह शर्मा गई। उससे ज़्यादा हैरानी मुझे तब हुई जब एक दिन उसने किसी डॉक्टर से उस पर्ची पर दवा नहीं लिखाई और उसे वैसे ही फेंक गई। तब मैं कुछ उलझन में फंस गया। इसके बाद वह फिर कई दिनों तक नहीं दिखी। एक दिन आई भी तो पकी उंगली लेकर। डॉक्टर ने बड़े अस्पताल में चीरा लगाने को लिख दिया। ऐसे जितने भी मरीज बड़े अस्पताल भेजने होते थे, उन्हें एक एम्बुलेंस ले जाती थी। मुझे भी वहीं कुछ काम था और डॉक्टर इंदु भी वहीं जा रही थी। डॉक्टर ने मुझे अपने साथ अगली सीट पर बैठने को भी कहा, मगर मैं मना करके पीछे ही बैठा, जहां वह लड़की अकेली बैठी थी। मुझे देखकर वह हौले से मुस्कुराई तो मैं भी मुस्कुरा दिया। गाड़ी के धक्कों से कई बार वह मेरे ऊपर गिरते गिरते बची। उसके बदन की छुअन से मैं अजीब सी मस्ती में डूबने लगा। वह बोली, तुम चल रहे हो ना बाबूजी, अपने सामने ठीक से चीरा लगवा दोगे तो मुझे संतोष होगा। अकेले मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम्हें देखकर चली आई, नहीं तो लौट जाती। हाँ हाँ, तुम बेफिक्र रहो, सब ठीक होगा। मैंने उसे दिलासा दिया। तुम रहते कहाँ हो बाबूजी? कभी अपना घर दिखाओ ना। अचानक वह बोल उठी, जरूर दिखाऊंगा, यहीं कैंप नंबर 2 में ही टिन वाला क्वार्टर है। मैंने खुश होते हुए कहा। मैंने अपने सामने उसका चीरा लगवाया। उसने
कराकर अपना सिर मेरी छाती से लगा दिया तो मुझे बड़ा सुख मिला। हम दोनों साथ साथ ही वापस लौट आए। इसके बाद तीसरे दिन जब वह दोबारा पट्टी कराने आई तो उसके साथ उसका लोहार बाप भी था। दूर से ही दोनों ने हाथ जोड़ दिए। उसके बाप ने मेरा शुक्रिया अदा किया कि लड़की की उंगली मेरी वजह से जल्दी ठीक हो रही है। मैं बड़ा खुश हुआ। पीछे खड़ी वह भी मुस्कुराती रही, शर्म से, प्यार से और न जाने क्या क्या सोचकर। इसके कुछ दिन बाद एक दोपहर को मैंने उससे कहा, चलो आज तुम्हें अपना घर दिखा दूँ। आज नहीं, फिर कभी चलूँगी। पर हाँ, कैंप नंबर 2 के लिए तो तुम्हारा रास्ता हमारे क्वार्टर के सामने से होकर जाता है ना बाबूजी? किधर से होकर? नाले पर से होकर। पहली लाइन में पहला ही क्वार्टर तो है सिरे पर। इतना कहकर वह चली गई क्योंकि कुछ मरीज आ गए थे। शाम को जब मैं उधर से गुजरने लगा तो उसने हौले से कहा, काका काम पर गए हैं, अम्मा देर से लौटेगी, घर आ सकते हो थोड़ी देर के लिए। मेरे सिवा और कोई नहीं है। बिना झिझक खुला बुलावा पाकर मैं बहुत खुश हुआ, मानो उसके बुलावे का इंतजार ही कर रहा था। मैं बेखटके के भीतर घुसकर सामने बिछे पलंग पर जा बैठा। चाय पियेंगे? वह बोली। अरे नेकी और पूछ पूछ, पर इस तरह मुझे डर लगता है। घर में कोई नहीं है, मैं तुम्हारा कुछ लगता नहीं, और सब जानते हैं कि मैं यही अस्पताल में काम करता हूँ। मेरे बाबू अम्मा बड़े ही सीधे हैं। बस भाई जब शराब पी लेता है तो घर में झगड़ा करता है। पर तुम बेफिक्र रहो, कोई आ भी जाएगा तो वह पूरी इज्जत करेगा। मैं कुछ भी कहूँ तब भी इज्जत करेगा। न जाने किस मस्ती की झोंक में यह कहकर मैंने उसे अपनी बाहों में भर लिया और चूम लिया। वह छटपटाकर एकदम अलग हट गई। अरे यह क्या करते हो? मैं एक झटके से उसके क्वार्टर से बाहर निकल आया। चाय तो पीनी नहीं थी, लेकिन बातें की जा सकती थी। पर अपने मन का डर ही मुझे भगा लाया। फिर एक दोपहर उसने खुद मेरे घर आने को कहा था। उसे साथ लेकर मैं फ़ौरन अपने क्वार्टर पर पहुंचा। मेरे साथ के गांव से 3 मजदूर नौकरी की गरज से आकर हफ्तों से वही जमे थे। हालांकि मैंने सुबह ही कह दिया था कि दोपहर को मेरे मेहमानों के आने के वक्त वे लोग कहीं बाहर चले जाएं, मगर वे तब तक वहीं ताश खेल रहे थे और दांत फाड़ रहे थे। बड़ा अजीब नज़ारा था। एक पल के लिए मुझसे न आगे बढ़ा गया न पीछे हटा गया। मुझे बहुत गुस्सा आया, जो जज्ब करते करते भी छलक ही गया। रामू, मैंने तुमसे कल और आज सुबह भी क्या कहा था? वे सब के सब हड़बड़ाकर चारपाइयों से उठकर खड़े हो गए, ताश के पत्ते समेटकर एक तरफ फेंके और बाहर निकल गए। तब वह भी गुमसुम भीतर घुस आई, लेकिन उसे भी यह सब अच्छा नहीं लगा। वह बोली, मैं चली जाती हूँ। मैंने शायद ठीक नहीं किया इस तरह यहाँ आकर। नहीं नहीं, बैठो तुम। पता नहीं कहाँ से आकर मरे ये बेवकूफ़ जाहिल, मैं गुस्से में बोला। फिर मैंने जबरन उसे कंधों से पकड़कर बिठाया और भागकर मिठाई ले आया। वह इनकार करती रही और जल्दी घर जाने की कहती रही। बड़ी मनुहार से उसे मिठाई खिलाई, पानी पिलाया, फिर दरवाज़ा बंद कर सांकल लगाई। वह डर से सकपकाई। उसकी नज़र एक पल में मुझसे लेकर एक कमरे के सारे सामान पर डोल गई। मैं खाट पर उससे सट कर बैठ गया और उसे अपनी बाजुओं में भींच लिया। मैं उसे चूमने लगा तो वह छटपटाने लगी। मैंने किसी जवान लड़की का नंगा जिस्म कभी देखा नहीं था। देखने की चाह में मैं पागल सा हुआ जा रहा था। मेरे हाथ उसकी
फिसलने लगे, पर मैं खुद को बेहद ठंडा महसूस कर रहा था। डर था कि कहीं कोई आ न जाए। धीरे धीरे मैं उसकी छाती को ऊपर सरकाने लगा था, पर वह मना कर रही थी। उसकी आंखों का रंग बदल रहा था, चेहरा अजीब सी गर्मी से भर गया। वह बोली, नहीं नहीं, यह सब मत करो, यह सब शादी के बाद। ओह, तो क्या यह मुझसे शादी करने का सपना देख रही है? मैंने सोचा। मैं अचानक कुछ समझ नहीं पा रहा था कि तभी दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ सुनकर होश उड़ गए और सोचा, कौन आकर मरा इस वक्त? दरवाजे की तरफ बढ़ता हुआ मैं उससे बोला कि वह पिछले दरवाजे से बाहर निकल जाए, पर वह इस बात पर अड़ गई कि अकेली बाहर नहीं जाएगी। मैं जब दरवाजे पर उसे लेकर पहुंचा तो मेरे 3 साथी बाहर खड़े थे। बिना कुछ किए मौके पर रंगे हाथों पकड़े जाने की शर्मिंदगी और दुख लिए उनका सामना किया। तीनों भीतर घुसे। उस लड़की ने घर तक पहुंचा देने की जिद की तो मैंने अपना माथा पकड़ लिया। उन्हें भीतर बैठने को कहकर उसे थोड़ी दूर तक पहुंचाकर लौटा। आते ही कई सवाल, लानत, मजामत और धमकियां भी सुननी पड़ी। तुम्हें इस तरह किसी लड़की को क्वार्टर में नहीं लाना चाहिए था। पड़ोस में परिवार है, कोई क्या सोचेगा? लोगों पर क्या असर पड़ेगा? हम शिकायत करेंगे। हमारे आदमियों को भगा दिया रंगरलियां मनाने के लिए, एक ने कहा। अचानक मैं फट पड़ा। वह मेरी दोस्त है, घर ले आए तो कौन सा आसमान फट पड़ा? 3 आदमी यहाँ कितने दिनों से रह रहे हैं। मैंने तो कभी अपनी परेशानी की शिकायत नहीं की, लेकिन मेरे साथी ने शिकायत कर ही दी। महकमे ने क्वार्टर और उस अस्पताल दोनों से ही मेरा तबादला कर दिया। बाद में मैं उससे फिर कभी नहीं मिल सका, मगर अक्सर वह मेरी यादों में तारे सी छिलमिला उठती है। जब तब अपनी उस पहली महबूबा से सुख न पाने का अफसोस दिल पर हावी हो उठता है। उस गम को मिटाना मुमकिन नहीं था, क्योंकि उसकी कसक बड़ी मीठी थी। हाँ, कहीं न कहीं यह संतोष जरूर था कि उसे बिगाड़ा नहीं, छला नहीं, रुलाया नहीं, कभी उसके साथ बेवफाई नहीं की। बहुत याद आती है वो आज भी। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी ही अगली दिलचस्प स्टोरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।